नमस्कार एंड भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार धन वर्षा हो रही है। रामलला के दर्शन के लिए भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। राम भक्त जिस बड़ी संख्या में दान कर रहे हैं उसे गिनने के लिए काफी लोगों को लगाया गया है। आपको बता दें कि कंप्यूटरकृत डिवाइस से भी पैसों को गिना जा रहा है। इसके साथ ही बैंक के स्टाफ और 3 मंदिर के कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से भर भर कर दान किया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन को 12 दिन बीत चुके हैं। राम मंदिर में न केवल राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है बल्कि मंदिर के लिए अनवरत रूप से भारी मात्रा में दान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी से 1 फरवरी तक राम मंदिर में मौजूद दान पेटियों में राम भक्तों की ओर से 8 करोड़ रुपए का दान दिया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से 3.50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां इस्कॉन केंद्र आशियाना के तत्वाधान में शहर जीआईसी चौक से श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंडी चौमुखा से होती हुई रामगंगा बिहार पर पहुंची। वहीं सभी भक्तों ने इस झांकी में इस यात्रा में भाग लिया। आपको बता दें कि लगातार लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे थे। वहीं सभी लोग यहां मौजूद रहे थे। इस झांकी को देखते हुए सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं लोगों ने सभी के दर्शन किए और अपना इस यात्रा में भागीदारी दी है। भगवान भी यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम से आप देखेंगे बलराम जी अपने भाई छोटे भाई के कंधे पर हाथ रख के अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से जब हम भगवान के सामने में नृत्य करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे और जब जन जन तक की आवाज़ पहुंचेगी भगवान के नाम का और जब प्रसाद लोग पाएंगे उसके बाद उनके हृदय में परिवर्तन आएगा और आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ेगा। यही सनातन धर्म की सुंदरता है। उत्तर प्रदेश की उम्मीदों का बजट राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया जा चुका है। अनुमान के मुताबिक ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है जिसे इतिहास में भी दर्ज किया जाना चाहिए। इस बजट का आधार लगभग 7.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने की संभावना है। बजट में रोजगार, युवा और महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का मौजूदा विधानसभा सत्र 2 फरवरी से शुरू हुआ और ये सत्र 12 फरवरी को समाप्त होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। इसके बाद राज्यपाल अन्ना आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने बजट में किसानों को राहत देने के लिए साथ साथ धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का भी प्रावधान बजट में रखा है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। खबर कौशाम्बी से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले का प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने जोरदार विरोध किया। इसके साथ ही काले झंडे भी दिखाई दिए। वहीं विरोध जताते हुए एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के शीशे पर हाथ से हमला भी कर दिया, जिसका वीडियो सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वहीं हमले के बाद पुलिस फोर्स ने आरोपी को पकड़ा और काफिले को आगे रवाना किया। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कौशाम्बी में बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताते हुए आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसमें सपा ने लिखा, कौशाम्बी में सपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर सत्ता संरक्षित गुंडों की तरफ से किया गया हमला अत्यंत निंदनीय। इस मामले की जांच कराए सरकार, आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का दावा सपा की ओर से किया जा रहा है। अगर आप भी अपने घर में नौकरानी से खाना बनवा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं आप भी उसकी किसी जालसाजी का शिकार ना हो जाएं। जी हाँ, ताजा मामला आगरा के ताजगंज क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक परिवार ने अपनी ही नौकरानी के खिलाफ ताजगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी नौकरानी उन्हें खाने में नशीली गोलियां देती थी और जब उन्हें नींद आने लगती तो वो घर में रखा सामान गायब कर देती थी। घटना की सूचना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित परिवार ने रसोई में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो परिवार के पैर तले जमीन ही खिसक गई। सीसीटीवी वीडियो में आरोपी नौकरानी
परिवार के खाने में नशीली गोलियां मिला रही थी, जिसके बाद परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर कामवाली 2017 में पहले हमारे टच में आई, तो हमने उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, तो मैंने उससे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उस वक्त 25-30 हज़ार रुपये खर्चा किया घर से किया था सर। हाँ जी, क्योंकि हम हेल्प करते रहते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा भी कभी बीमार हुआ तो उसे डायरिया की शिकायत थी और उसी बच्चे को फिट्स पड़ रहे, तो हमने अपने बच्चे की कंडीशन, जब बच्चा बीमार हुआ तो उस कंडीशन को दिमाग में रख के हमने उसका इलाज कराया कि चलो किसी का बच्चा सफ़ा नहीं होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड रात भर जागते रहते थे, कभी मेडिसिन लेके आनी और मैं घर से खाना वगैरह भिजवाती थी। और 2017 के बाद फिर हमारा उससे कोई टच नहीं रहा और 2024 में आके हमने उसे काम पे लगा। 2023 में 2023 नवंबर में हमने उसे काम पे रखा। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कौशाम्बी थाना क्षेत्र की एक लड़की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए दिखाई दे रही है। लड़की ने कई घंटे तक सड़क जाम करके ड्रामा किया। दरअसल लड़की पहले तो बस में लोगों को चढ़ने नहीं दे रही थी, उसके बाद लड़की एक कार के बोनट पर बैठ गई और कार को आगे जाने से रोक दिया। सड़क पर लड़की का ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क पर जाम लग गया। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो घंटों की मशक्कत के बाद उसे वहां से हटाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ड्रामा करने वाली लड़की मानसिक रोगी बताई जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर वायरल वीडियो ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था। वायरल वीडियो ARTO कार्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर ड्राइवरी लाइसेंस के नाम पर विभागीय लोगों को कमीशन देते समय का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि दलाल साफ तौर पर बता रहा है कि ये पैसा सभी विभागीय लोगों को देना पड़ता है। इससे पहले भी ARTO कार्यालय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था। ARTO कार्यालय में SDM में बीते दिनों पहले दलालों को लेकर छापा मारा गया था, जिसमें सभी दलाल मौका देकर भाग निकले थे। फिलहाल इस मामले की शिकायत पर ARTO सौम्या पांडे से करने के बाद उन्होंने बताया कि शीघ्र ही मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। अगर ऐसी कोई कार्यवाही हो रही है हमारे वहाँ, अगर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है तो हम इसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अभी हम जांच करवा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। देखा जाए तो दलालों की जो संख्या है ARTO कार्यालय में लगातार आए दिन बढ़ती नजर आ रही है जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो मैं जब से मैं आई हूँ तब से ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो दलाल वाली संस्कृति है इसको पूरी तरीके से खत्म की जाए और मैं इस पे नजर भी रखती हूँ। लेकिन अगर अभी भी कुछ ऐसी बात है तो वो भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने कार्रवाई की थी और वो लोग आए थे, उन लोग को ज्यादा कुछ मिला नहीं था और चूंकि मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि ये सब चीजें खत्म हो और खत्म हो भी रही हैं, तो अगर अभी कुछ रह गया है तो वो मैं खत्म करूँ। लर्निंग के लिए 350 रुपए अगर LMB का आपका है तो, और अगर परमानेंट के लिए 1000 रुपए, और अगर आप हैवी का बात करें तो 1000 रुपए की फीस। अब मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे संज्ञान में आता है तो मैं जरूर इस पे कार्रवाई करूंगी। खबर मुरादाबाद से है, जहां सिविल लाइन क्षेत्र में खंडर में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साजिद नशे का सामान बेचने का काम करता था और मृतक गोविंद नशे का आदी था। साजिद के गोविंद के ऊपर नशे के सामान के पैसे उधार थे। साजिद मृतक से बार बार तकादा कर रुपयों की मांग कर रहा था। उधारी के पैसे न चुकाने पर साजिद ने गोविंद की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। वहीं SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर दिया है। SP सिटी ने बताया कि आरोपी साजिद उर्फ लंबू काफी दिनों से रेलवे स्टेशन और उसके आसपास गुटखे, बीड़ी, सिगरेट के साथ साथ चोरी छिपे नशे का सलोचन नशेड़ी लोगों को बेचता था। आरोपी खुद भी शराब और सलोचन नशा करने का आदी है। मृतक गोविंद स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचा करता था। वह आरोपी साजिद से नशे के लिए सलोचन और गुटखे खरीदता था। तभी से आरोपी और मृतक के बीच अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। गोविंद पर साजिद के नशे के सामान के काफी रुपए उधार हो गए थे। साजिद बार बार तगादा कर गोविंद से रुपयों की मांग कर रहा था, लेकिन गोविंद ने उसके पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद साजिद ने गोविंद को अकेला पाकर खंडर में पड़ी रोड़ी के सीमेंट का एक टुकड़ा उठाकर गोविंद के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ये थाना सिविल लाइंस में 3/2/2024 को ये रेलवे स्टेशन के पास में जो पुराने इनके आवास हैं जो खंडनुमा हैं उसमें एक शव की सूचना मिली थी पुलिस को और तत्काल मौके पर हमारे स्टेशन अधिकारी सिविल लाइंस और थाना प्रभारी हमारी सभी लोग वहाँ पहुँचे थे। इस दौरान फिर शव की शिनाख्त गोविंद पुत्र हरिशंकर, ये टांडा अमरपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है। इसके तहत ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, साथ ही इसमें जन सहयोग भी लिया जा रहा है और जिले के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। साथ ही शहर के प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इसमें व्यापारियों और उद्यमियों का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि भारत का पहला राज्य गोरखपुर है, जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत शहर के हर एक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी के तहत कानपुर में भी अब जगह जगह हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे जो शरारती तत्व और आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको मालूम हो जाएगा कि वह अगर अपराध करते हैं तो किसी भी हाल में बच नहीं सकेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सेफ सिटी की परिकल्पना को पूरा कर लेंगे। आगे पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र का लोगो लॉन्च करते हुए कहा कि इससे एक फायदा ये भी होगा कि ज्यादातर केसों में दोनों पक्षों का मुकदमा लिख दिया जाता है। ऐसे में सीसीटीवी के माध्यम से सही आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कानपुर के शहर वासियों से अपील की है कि सभी व्यक्ति विशेष अपने घर घर में और सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। इससे उनका घर भी सुरक्षित होगा और शरारती तत्वों को मौका भी नहीं मिलेगा। देखिए, आज हम लोग आप लोगों से एक विशेष प्रयोजन के तहत ये वार्ता रखी गई है। प्रदेश में कुछ दिनों पहले ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हुआ था। उसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने गोरखपुर में सर्वप्रथम शुरू किया था और जहाँ मुख्य उद्देश्य था कि हम शहर को एक सेफ सिटी बनाए सीसीटीवी के प्रयोग से। कोई ऐसी चीज़ नई चीज़ नहीं थी। सीसीटीवी बहुत दिन से प्रयोग कर रहे थे, बट एक सुनियोजित और संगठित रूप से बढ़ने की आवश्यकता थी और उसको हम लोगों ने प्रयास करके गोरखपुर देश का पहला शहर बना जहां समस्त चौराहों पर कैमरे लगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम कानपुर आए और कानपुर में स्थिति को देखी तो हमें लगा कि इसको हमें जिस प्रकार हमने गोरखपुर शहर को बनाया है सेफ सिटी की, हर चौराहे पे कैमरा, और अगर हर चौराहे पे कैमरा लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना सकारात्मक प्रभाव कानून व्यवस्था पे पड़ता है। इसका सीधा सीधा फायदा होता है सर्वप्रथम कि डेटरेंस होती है। जो शरारती तत्व हैं या अपराधी हैं उनको मालूम है कि वो अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया तो बन नहीं पाएंगे और उस चक्कर में जहाँ कोई इस तरह की गलत घटना करता है तो कैमरे के हद में आ जाता है और हर चौराहे होने से फिर हम उसके पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाते हैं। कुशीनगर में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 8 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। यह घटना हाटा कोतवाली क्षेत्र के जुलहनिया क्रॉसिंग की है। हादसे में घायल 4 लोगों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सपा से सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने प्रदेश की 46 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटरों की संशोधित सूची जारी की है। इकलाक अहमद डेविड लखनऊ के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। अन्य कोऑर्डिनेटरों में मुरादाबाद सीट के लिए डॉक्टर यूसुफ कुरैशी, बरेली के लिए विपुल गुप्ता, लखीमपुर खीरी के लिए अनिल शुक्ला, सीतापुर के लिए आशुतोष मिश्रा, मिश्रिक सुरक्षित सीट के लिए मिराज वली खान, मोहनलालगंज सुरक्षित सीट के लिए अमरेश पांडे, अमेठी के लिए देवानंद मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुल्तानपुर के लिए शुभम सिंह, कानपुर के लिए शैलेंद्र चतुर्वेदी, झांसी के लिए दिनेश सिंह पटेल, बाराबंकी सुरक्षित सीट के लिए प्रज्ञा सिंह, अयोध्या के लिए मनोज तिवारी, केकेसी बहराइच सुरक्षित सीट के लिए चंद्रशेखर मिश्रा,
मिश्रा व गोंडा के लिए चौधरी अखिलेश कोऑर्डिनेटरों ने बनाए गए हैं। इसी तरह मिर्जापुर के लिए अब्दुल मबूद खान, भदोही के लिए आनंद राय, वाराणसी के लिए चौधरी सतवीर सिंह, गोरखपुर के लिए कौशल त्रिपाठी, महाराजगंज के लिए राजीव पांडे, संत कबीर नगर के लिए हृदय पांडे और डुमरियागंज के लिए प्रभाकर द्विवेदी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कैराना के लिए सोनू पठान, नगीना सुरक्षित सीट के लिए दिनेश अवाना, अमरोहा के लिए अतीफ हसन, गाजियाबाद के लिए सुभाष गांधी और अलीगढ़ के लिए सुभाष शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि कांग्रेस ने पूर्व में कुल 80 सीटों पर कोऑर्डिनेटरों की सूची जारी की थी। हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव होने से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। आपको बता दें कि ऐसा राज्य है जहां इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारों को लेकर अभी भी आपस में पेंच फंसा दिखा रहा है। वहीं राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस ने 20 जिलों में कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 11 दिनों में 20 जिलों का सफर तय करेगी और 25 फरवरी को आगरा के रास्ते होते हुए राजस्थान चली जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा चंदौली, बनारस, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा से राजस्थान में प्रवेश करेगी। वहीं इन सबको देखते हुए कांग्रेस ने 6 फरवरी को यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिस बैठक में हर जिले का एक कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेगा। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एक वॉर रूम भी बनाया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सीधी मॉनिटरिंग करेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी मस्जिद पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शंकर जी निकलने हैं ये तय समझिए। उन्होंने कहा, पहली बात तो यह है कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब होगा कि आप उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, वो स्वतंत्र है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है का विमोचन कर रहे थे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था। इस मौके पर बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि हम लोग सनातन की तुलना दूसरे मजहबों से कर रहे हैं, जो कि कितनी उचित है और कितनी अनुचित। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि सनातन का मूल क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है और सनातन का गुण क्या है। मिठाई तो है, मगर मिठास आने के गुण क्या है, सनातनी होने के 5 लक्षण क्या है। इस पुस्तक में इसी बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी का जीव हिंसा धर्म है तो अहिंसा सनातन धर्म है। शास्त्री ने बताया कि ये किताब उन्होंने दक्षिण राज्य में बीते 6 महीने पहले 5 दिन में भगवान हनुमान से मिली प्रेरणा से लिखी है। गोंडा पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बजट के फायदे जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पीडीए गठबंधन को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पीड़ित, दगेबाज, धोखेबाज और अपराधियों की पार्टी है। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप में तमाम और सुविधाएं भी दे देते हैं। एक सुविधा अगर ली तो उसे दोगुनी सुविधा दूसरी दे देती है। मैं गोवंश के बारे में जहां तक आप कह रहे हो, गोवंश का संरक्षण ये सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा होगा कि अब जिले में गौपालकों को मैं समझता हूं संभवतः 900 रुपए सरकार दे रही है। उनको पंचायत घरों के आसपास भी कहीं कहीं गौशाला बनाने दिया गया। अब आपका दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि फलानी जगह नहीं हुआ, यानी काम शुरू कर दिया है और काम युद्ध स्तर पर चल भी रहा है। जल्दी जहां नहीं बना है वहां पर बनने के प्रस्ताव जाएंगे और उन पर सरकार काम करेगी। गो जो आपके कह सकते हो जानवर, भाई आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपको प्रेस की ये इतना प्रतिष्ठा रखना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके साथ साथ आप बयान कर रहे हो गया। अब आपने किसी का नाम लिया है, किसी की हत्या हुई है, मैं पता करके अभी मैं अधिकारियों से बात करूंगा। गृह विभाग को भी कहूंगा, हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे जितने बड़े हों। बांटता कौन है जो जातिवाद करता है? जातिवाद कौन कर रहा है? पीडीए। कौन कह रहा है? ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित जो करता है वही बांटने की राजनीति। तो गठबंधन की
गठबंधन के गठबंधन की गांठें बड़ी ढीली हैं। गठबंधन तो अब है कहां, जो उनको बनाने वाले थे वो एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। अब गठबंधन नाम की चीज की गांठें एक एक करके खुलती जाएंगी, ये भी देखते जाओ। कल यानी 4 फरवरी 1974 को एरन फॉरेस्ट यानी कानपुर चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। तब से अब तक कानपुर चिड़ियाघर कानपुर की शान बनकर उभरा है। 3 iOS प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला जू है। 50 साल पूरे होने पर कानपुर चिड़ियाघर में स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में फोटो गैलरी, केक कटिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वन विभाग, वाइल्ड लाइफ विभाग और जू विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थापना दिवस के इस आयोजन में हिस्सा लिया था। स्वर्ण जयंती समारोह में दर्शकों को भी विशेष छूट दी गई थी। साथ ही दूसरे राज्यों से आए नए जानवरों को भी बाड़ों में शिफ्ट कर दर्शकों के लिए खोला गया था। देखिए 1974 में इसका स्थापना हुई थी और आज 50 वर्ष हो गए। और किसी भी संस्था के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है 50 वर्ष पूरे होना। तो जब इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, तो ये उम्मीद करी गई थी कि ये लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। और अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि ये हमारा जो एलन फॉरेस्ट में बना है, ये जंगल में बना हुआ एकमात्र इस टाइप का जू है। और किसी भी चीज़ की स्थापना से महत्वपूर्ण होता है कि उसको आगे कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की तारीख में भी कानपुर के लिए एक सबसे बड़ा एक आकर्षण का केंद्र है। तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने किस चीज़ को 50 वर्षों तक लगातार मेंटेन करा है, और ना केवल मेंटेन करा है बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करी है। नए नए जानवर लगातार यहाँ पर आते रहे हैं। आज भी हम लोगों ने आपने देखा है कि बाइसन को रिलीज़ करा है। तो हम बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग 50 वर्ष में हैं इसके। कि कोई भी जानवर जब हम लोग शुरू करते हैं किसी भी जू को, तो इसका एक एनिमल प्लान बनता है कि हम कौन कौन से एनिमल्स लाएंगे, और उसको फिर हम लोग को डिफरेंट जू से लाना पड़ता है जहाँ पे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो शुरुआत में निश्चित रूप से कुछ जानवर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन संख्या निरंतर बढ़ती रही। बाड़े हम लोग जब प्लान करते हैं तो शुरू से ही प्लान करते हैं कि कौन कौन से एनिमल रहेंगे, बट धीरे धीरे ही संख्या बढ़ती रहती है। कानपुर के बिल्हौर में अरौला थाना क्षेत्र के गजना गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सौतेली मां ने 8 वर्षीय बेटी को पीट कर बेरहमी से मार डाला। डंडे से पीटने के बाद कई बार फर्श पर पटका। इसके बाद में घर की छत पर मोरंग के ढेर में दबाकर ऊपर से ताड़ के पत्ते डाल दिए। पड़ोसियों के देख लेने पर और पति की पूछने पर घटना का पता चला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान बेटी को CHC बिलौर में भर्ती कराया है। वहां उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टरों ने कानपुर हाईलाइट अस्पताल रेफर कर दिया था। कानपुर ले जाते समय बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को हिरासत में ले लिया है। दिनांक 3 फरवरी 2024 को थाना अरौल के गजना गांव में रेहाना उम्र 10 वर्ष को उसके माता पिता द्वारा मारपीट कर घायल कर देने की सूचना पर पहुंची अरौल पुलिस द्वारा लड़की को घायल अवस्था में उसके घर से लेकर CHC बिल्हौर में प्राथमिक इलाज दिलाया गया। तत्पश्चात इलाज के लिए हाईलाइट भेजा गया, जहां पर रेहाना की मृत्यु हो गई। शव को मर्चरी में रखवा दिया गया। घटना के संबंध में मृतका के माता फरजाना पिता अनीस के विरुद्ध हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रकरण में अभी तक की जांच और विवेचना से यह पता चला है कि फरजाना रेहाना की सौतेली मां है और वह अक्सर उसको मारा पीटा करती थी, तंग करती थी, जिसके कारण आसपास और गांव के लोगों में भी मृतका की मृत्यु के संबंध में रोष है। घटना में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर देहात के दलपतपुर गांव में 2 दिनों से लगातार अजगरों के निकलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ था। वन विभाग के कर्मचारियों ने गांव के ग्रामीणों के सहयोग से 6 फीट का अजगर पकड़ा है। अभी तक 2 अजगर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया है। 2 दिनों से निकल रहे अजगर से दलपतपुर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग और पशु रक्षक की टीम लगातार एक्शन मोड पर थी। उनका कहना है कि अगर कोई और अजगर निकलता है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर उसको पकड़ा जाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी और अजगर गांव में निकलने की संभावना है। परसों हम आए थे यहाँ पे जी, तो सांप बड़ा सा था और वो हमने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन वो सांप फिर दोबारा से बिल में चला गया। कल अजगर सांप हमने यहाँ से पकड़ के ले गए थे, करीब 7 से 8 फीट का था। आज भी सूचना हमको जैसे ही प्राप्त हुई हम आए यहाँ पे और आज भी हमने एक सांप पकड़ा है। हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि और भी कई सारे सांप यहाँ हैं, लेकिन हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं लगातार। जैसे मिलते हैं हम तुरंत पकड़ करेंगे। बुलंदशहर के जिला अस्पताल से मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में तैनात सीएमओ मेडिकल बनाने के नाम पर व्यक्ति से खुले में 7,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये नजारा बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास अस्पताल से सामने आया है। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि बाबू बनारसी दास अस्पताल का सीएमओ मेडिकल बनाने के नाम पर 7,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। जैसे ही ये सूचना मीडिया को लगी तो उन्होंने योजना बनाते हुए रिश्वत लेते सीएमओ का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, इस वीडियो में आपको साफ तौर से दिख रहा है कि सीएमओ किस तरह से रिश्वत ले रहा है। ऐसी घटना ये पहली नहीं है, ऐसे भी पहले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें सीएमओ इस तरह का रिश्वत लेने वाला काम करता है। ऐसे कई अस्पतालों को देखा गया है जहां लोगों ने शिकायत की है कि डॉक्टर और सीएमओ वसूली करते हैं, रिश्वत लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में कुछ जगहों पर धूप तो अब झमाझम बारिश हो रही है। रविवार और सोमवार को राजधानी समेत प्रदेश के 52 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगरा में सुबह बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक और बढ़ी है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की चेतावनी दी है। ओला भी गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार मिश्रा के मुताबिक शनिवार शाम से ही राजधानी में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। रविवार और सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। करीब 39 जिलों में मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम पारा में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। 7 फरवरी से फिर मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी। 15 फरवरी के बाद सर्दी का असर काफी कम हो जाएगा। वहीं ताज नगरी आगरा में शनिवार को बारिश हुई। बारिश की वजह से शहर में कोहरा कम दिखा, लेकिन आने वाले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है और बारिश की वजह से शहर के मोहल्लों में कीचड़ और जल भराव हो गया था। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगले कुछ दिनों में ओलावृष्टि हो सकती है और बादल भी कड़केंगे, लेकिन सर्दी कम हो जाएगी और बौछारें तेजी से पड़ सकती हैं और मौसम आगे आने वाले दिनों में साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ।